ठेके पर चल रहा छत्तीसगढ़ का सरकारी सिस्टम करीब 7 लाख दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के सहारे चल रही सरकार। 10 सूत्र की पड़ताल मौजूदा अस्थायी कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाए तो आधी रह जाएगी बेरोजगारों की संख्या। रोजगार पोर्टल पर फिलहाल करीब 16 लाख हैं रजिस्टर्ड बेरोजगार। कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर बना रहे दबाव। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेटिव और इन-डेप्थ खबरों का सबसे खास, सबसे सटीक पावर पैक्ड न्यूज बुलेटिन सूत्रधार, और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। छत्तीसगढ़ का सरकारी सिस्टम ठेके पर चल रहा है, या यूं कहें कि सरकार का पूरा कामकाज दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के सहारे ही चल रहा है। कर्मचारियों के आंदोलन के बाद सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई थी, लेकिन ये कमेटी भी कोई ठोस जतन, कोई कारगर उपाय नहीं बता पाई। एक तरफ प्रदेश में करीब 16 लाख बेरोजगार हैं और ये आंकड़ा सरकारी है, रोजगार पोर्टल, रोजगार पंजीयन पोर्टल पर दर्ज है ये आंकड़ा 16 लाख बेरोजगार, और दूसरी तरफ 7 लाख दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्स कर्मचारी हैं। ऐसे में सरकार यदि इनको नियमित कर देती है तो बेरोजगारों की संख्या एकदम से आधी हो जाएगी। ये एक कैलकुलेशन है। इन कर्मचारियों को नियमित करने में सरकार के खजाने पर बड़ा बोझ पड़ेगा। शायद यही वजह है कि सरकार ये कदम नहीं उठा पा रही है। दूसरी तरफ कर्मचारी संगठन लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, और सरकार भी अब तक इस मामले में कोई खास कदम नहीं उठा पाई है, इसलिए और भी सवाल उठ रहे हैं। पूरा मामला जानने के लिए देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की ये खास रिपोर्ट। दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स और संविदा कर्मियों पर टिका सरकारी सिस्टम। करीब 7 लाख कर्मचारियों को नियमितीकरण का इंतजार। सरकार की कमेटी भी नहीं दे पाई कोई ठोस नतीजा। इनको नियमित कर दिया तो आधे हो जाएंगे बेरोजगार। ये हाले बयां है छत्तीसगढ़ का, जहां सरकारी तंत्र की रीढ़ अब स्थायी कर्मचारी नहीं बल्कि अनियमित और आउटसोर्स कर्मचारी बन चुके हैं। प्रदेश के करीब हर विभाग में स्थायी नियुक्तियों की भारी कमी है, जिसे सालों से ठेका, संविदा और आउटसोर्स सिस्टम के जरिए पूरा किया जा रहा है। मौजूदा हाल ये है कि करीब 7 लाख अनियमित और आउटसोर्स कर्मचारी प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल रहे हैं, जबकि नियमित कर्मचारियों की संख्या 4 लाख के आसपास ही सिमटी हुई है। इसका मतलब ये है कि राज्य की सरकारी व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी कर्मचारियों के भरोसे ही चल रही है। स्थायी भर्तियां न होने से सरकार को प्लेसमेंट एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। अलग अलग विभागों में आउटसोर्स के जरिए की जा रही भर्तियों से प्रशासनिक कामकाज चल तो रहा है, लेकिन इससे कर्मचारियों के शोषण और असुरक्षा की स्थिति भी लगातार गहराती जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में 1,11,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो सरकार के कई अहम कामकाज को अंजाम दे रहे हैं। विभागवार हाल देखें तो सबसे ज्यादा अनियमित कर्मचारी ऊर्जा विभाग और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में है। इसके अलावा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, सहकारिता और वाणिज्य कर जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी बड़ी संख्या में अस्थायी कर्मचारियों के ही भरोसे। स्कूल शिक्षा, कौशल विकास, समाज कल्याण, आवास और श्रम विभाग में भी करीब करीब यही स्थिति बनी हुई है। 10 सूत्र ने कुछ आंकड़े निकाले तो पता चला कि ऊर्जा विभाग में 27,000, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में 25,000, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग में 9,000, सहकारिता विभाग में 7,600, वाणिज्य कर आबकारी विभाग में 7,500 आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। और अगर दूसरे विभाग भी मिला लें तो आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या होती है 14,000। इस संबंध में कर्मचारी मोर्चा लगातार संघर्ष कर रही है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय जैन कहते हैं कि सरकार यदि अनियमित कर्मचारियों का 40% वेतन ही बढ़ा दे तो भी उन्हें नियमित किया जा सकता है। अभी सरकार उन्हें नियमित कर्मचारियों से 60% कम सैलरी दे रही है। कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में दैनिक वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अब बीजेपी सरकार भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठी हुई है, जबकि बीजेपी की साय सरकार को छत्तीसगढ़ में सत्ता चलाते 2 साल से ज्यादा समय बीत चुका है।
नियमितीकरण के लिए लगातार आंदोलन चल रहे हैं। अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू कहते हैं कि हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर ठोस फैसला लिया जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ कर्मचारियों का ही हित नहीं बल्कि सरकार और सरकारी सिस्टम की भी बड़ी भलाई है। कुल मिलाकर ये मुद्दा अब सरकार के गले की फांस बन चुका है। यदि इस पर जल्द से जल्द कोई फैसला नहीं लिया गया तो कर्मचारियों का आंदोलन और बड़े स्तर पर जा सकता है। सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करना होगा। हालांकि सरकार से जुड़े लोग कहते हैं कि सरकार कर्मचारी हितैषी है, इसलिए वो उनकी बेहतरी के लिए गंभीरता से काम और विचार कर रही है। इधर अनियमित कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग लेकर बैठे हैं। दिसंबर में इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन भी हुआ था। आंदोलन के बाद सरकार ने समाधान के लिए एक कमेटी बनाई थी, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट और सिफारिशें अब तक धरातल पर नहीं उतर सकी हैं, जिससे कर्मचारियों में खासी नाराजगी है और वो एक बार फिर बड़े आंदोलन की रूपरेखा बना रहे हैं। ये मामला छत्तीसगढ़ के लिहाज से इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का मुद्दा सालों से चला आ रहा है। राजनीतिक स्तर पर भी ये मुद्दा लगातार गर्माता रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने चुनाव के दौरान अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था। इसके लिए एक समिति भी बनाई गई थी, लेकिन सरकार के कार्यकाल के दौरान कोई ठोस फैसला नहीं लिया जा सका। वहीं अब मौजूदा सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं कि वो भी कर्मचारियों से जुड़े इतने अहम मसले को टालने का प्रयास कर रही है। तो ये था छत्तीसगढ़ का सूत्रधार। उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आउटसोर्स, संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी यानी अस्थायी कर्मचारियों को सरकार से बड़ी आस है, क्योंकि सरकारी सिस्टम भी इस समय ढर्रे पर चल रहा है, ठेके पर चल रहा है। तो मांग है कर्मचारी संगठनों की कि इस बात के मद्देनज़र कि आपके रोजगार पोर्टल पर ही 16 लाख बेरोजगार दर्ज हैं करीब, तो आप इन कर्मचारियों को नियमित करके सरकारी सिस्टम की चाल ढाल क्यों नहीं सुधार सकते। तो देखते हैं सरकार कोई कदम उठाती है या नहीं छत्तीसगढ़ के सूत्रधार में। बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। जाने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले आपसे एक ही गुजारिश, हमारी वेबसाइट www.thesutra.com ज़रूर विजिट कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप समय पर ताज़ा तरीन, पक्की, सच्ची और सटीक खबरें पा सकें। बुलेटिन के आखिर में देखिए देश और प्रदेश की बाकी खास खबरें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स के भाई एंड्रू को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें सार्वजनिक पद पर रहते हुए गलत बर्ताव के शक में पकड़ा गया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने उन्हें गुरुवार सुबह करीब 8 बजे सैंडरिघम से उनके घर में हिरासत में लिया। बता दें कि एंड्रू का आज ही जन्मदिन है। दरअसल एप्स्टीन मामले में पीड़िता रही एक लड़की ने आरोप लगाया था कि 2001 में जब वो 17 साल की थी तब प्रिंस एंड्रू ने उनका यौन शोषण किया। हालांकि एंड्रू ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया था, लेकिन लड़की की 2025 में मौत हो गई। इसके बाद उसे आत्महत्या बताया गया। देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल गया है। मध्य प्रदेश में पिछले 12 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन समेत 20 से ज्यादा जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी हैं, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। राजस्थान के 11 जिलों में तेज आंधी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एक दिन पहले 11 से ज्यादा जिलों में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। राजधानी जयपुर के MSM अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में पानी भर गया। इससे कई ऑपरेशन टल गए। 4 जिलों में ओले भी गिरे हैं। हरियाणा के हिसार समेत कई जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली हैं और ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। राज्य के भिवानी और रेवाड़ी में बुधवार दोपहर को हल्की बूंदाबांदी के साथ ओले गिरे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फ्री ब्रीज कल्चर पर कहा है कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे। ऐसे तो काम करने की आदत खत्म हो जाएगी। सरकार को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गरीबों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना फर्क किए सबको मुफ्त सुविधा देना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इसमें कंज्यूमर्स की फाइनेंशियल हालत की परवाह किए बिना सभी को फ्री बिजली देने का प्रस्ताव था। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की तरह अब संध्या आरती और शयन आरती दर्शन के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग होगी। भक्तों को दोनों के लिए 250 रुपए प्रति व्यक्ति चुकाने होंगे। मंदिर समिति ने व्यवस्था गुरुवार से शुरू कर दी है, जबकि शुल्क नहीं देने वाले भक्तों को चलती दर्शन करने होंगे। संध्या आरती और रात में होने वाली शयन आरती में भक्तों की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति ने यह फैसला किया है। मंदिर में रोज लगभग 1200 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन भस्म आरती प्रवेश दिया जाता है। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के चौथे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI के सुरक्षित इस्तेमाल का नया फॉर्मूला दिया। पीएम ने कहा कि जैसे खाने के पैकेट पर न्यूट्रिशंस लेबल होता है, वैसे ही डिजिटल कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेबल होना जरूरी है ताकि फर्क पता चल सके। वही रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भारत को इंटेलिजेंस युग में ले जाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। समिट में आज नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी के अलावा गूगल के CEO सुंदर पिचई और ओपन AI के सैम अल्टमैन जैसे लीडर्स ने संबोधित किया।
लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।